हेलो फ्रेंड। आज हम लोग मगध का जो प्रारंभिक वंश है और इसके संस्थापक और अंतिम शासक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे तो मगध का जो प्रारंभिक वंश शुरू होता है वो बृहद्रथ वंश होता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हर एक वंश से ही शुरू होता है। तो हम लोग देखते हैं हर एक वंश का जो संस्थापक है वो बिंबिसार है और अंतिम जो शासक है वो है नागदशक। और इसके नागदशक की हत्या शिशुनाग कर देता है। तो नेक्स्ट जो वंश आएगा वो है शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक शिशुनाग है और अंतिम शासक नंदीवर्धन है, जिसको महानंदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंद वंश, और नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो महापद्म नंद है और अंतिम शासक है घनानंद। और इस वंश में 9 शासक हुए थे, इसलिए इस वंश को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है। और महापद्म नंद ये दासी के पुत्र थे, इसलिए इस वंश को प्रथम शूद्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इनको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। इन्होंने क्षत्रियों, जितने भी क्षत्रिय शासक थे, सबको हरा दिया था। सब्र छत्रांतक इनकी उपाधि भी रही है। इसके बाद जो वंश है वो मौर्य वंश है। एकदम ही बिल्कुल क्रम है, और क्रम सजाने को कभी कभी यूपीएससी पूछता है और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। और एसएससी, रेलवे, बीएसएससी में तो वन लाइनर पूछा जाता है कि हर एक वंश का संस्थापक कौन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है। इस तरह से क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और अंतिम शासक है बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है। और इसके बाद मौर्य वंश के बाद आएगा शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग और इसका अंतिम शासक है देवभूति। इसके बाद आएगा कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव और अंतिम शासक है सुशर्मा। इसके बाद सतवाहन वंश है। सतवाहन वंश के है संस्थापक सीमुख और अंतिम शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद गुप्त वंश है। गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। ये है क्रम, पूछा जाता है, मिलाने को भी दे देता है। देखिए, मगध का जो पहला वंश है बृहद्रथ वंश, इसकी जानकारी महाभारत और पुराण से भी मिलती है। और चूंकि इस वंश के जो संस्थापक हैं बृहद्रथ, इनके पिता का नाम चेदीराज उपरिचर बसु था और बृहद्रथ ने इस वंश की नींव डाली थी और अपनी राजधानी गिरिब्रज, राजगीर का ही नाम है, दोनों नाम आता है। ये राजगीर का प्राचीन नाम है गिरिब्रज। वहाँ से ही शासन प्रारंभ किया था और बृहद्रथ का ही पुत्र जरासंध था। आप महाभारत में इनका नाम सुनते होइएगा, जरासंध। और राजगीर में इसका अखाड़ा भी है जरासंध का, जहाँ भीम और इसके बीच रेसलिंग होता है, युद्ध होता है, जिसमें भीम कृष्ण के इशारे पर इसके 2 भाग करके फेंक देते हैं। तो इसके जन्म की कहानी भी बड़ा रोमांचक है। और ये जन्म की कहानी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। बृहद्रथ की 2 पत्नी थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। तो ये संतान प्राप्ति के लिए बड़ा कोशिश कर रहे थे। तो ऋषि चंड कौशिक के पास गए। तो ऋषि चंड कौशिक ने इनको एक फल दिया, कहा जाता है आम की तरह कोई फल दिया, और कहा कि ले जाकर अपने पत्नी को खिला देना। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से बेहद प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर एक को देते हैं दूसरा को नहीं देते हैं तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने फल को आधा बीच से काट कर आधा टुकड़ा एक पत्नी को दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरी पत्नी को दे दिया। इसलिए इस कारण जब जरासंध का जन्म हुआ तो वो 2 भाग में जन्म हुआ। एक पत्नी से आधा हिस्सा पैदा हुआ और दूसरी पत्नी से आधा हिस्सा पैदा हुआ। जब रानी
ने इस चीज़ को देखा, जरासंध जो बृहद्रथ की पत्नी थी, तो उन्होंने दोनों को जंगल में फेंकवा दिया अपनी दासी से। और एक संजोगवश ही था कि उस समय जरा नाम की एक राक्षसी उस वन से गुजर रही थी, और उस राक्षसी ने इन दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाया, और तब बच्चा रोने लगा, और इसी राक्षसी के नाम पर ही इसका नाम जरासंध पड़ा। और आगे चलकर ये बहुत प्रतापी राजा हुआ। इसने कृष्ण को भी 2-3 बार युद्ध में हराया था, और इसके इस डर से ही कृष्ण द्वारिका चल गए थे। ये चूंकि जरासंध ये जो कंस था उसके ससुर था, कंस इनका दामाद था। तो इस प्रकार जरासंध की जन्म की कहानी भी बड़ी विचित्र है। ओके फ्रेंड, हालांकि इस कहानी से तो क्वेश्चन आता नहीं। क्वेश्चन आपको जो मगध का जो प्रारंभिक वंश है उसका प्रथम शासक और अंतिम शासक से जाता है, लेकिन बड़ा मज़ेदार कहानी था, इसलिए मैं आप लोग को बताया। फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक पर, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।